नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और आज 2022-23 के लिए बजट देश का खर्चे का लेखा जोखा यानी कि बजट आ चुका है और बजट से यह तय होगा कि अगले इस एक साल तक देश में कितना पैसा कहां खर्च किया जाएगा और इस खर्चे के लिए पैसा कहां से आएगा। बजट के जरिए आम आदमी के लिए क्या प्लान है और उनसे कितना टैक्स लिया जाएगा और कितनी राहत दी जाएगी। आपकी रसोई में बजट का कितना असर पड़ने जा रहा है और कौन सा सामान महंगा होगा, कौन सा सामान अब आपको सस्ता मिलने जा रहा है। इसके साथ ही बड़े और छोटे व्यापारियों के लिए बजट में क्या कुछ खास रहा है और ऐसे ही कई सवालों को लेकर के एक्सपर्ट के साथ बजट पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक्सपर्ट के पास जाने से पहले आइए जरा सुन लेते हैं बजट को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। पैरेलल ट्रैक ऑफ ये किसानों की आय दुगना करने का बजट है। खेती को टेक्नोलॉजी से जोड़ा है, हाईटेक बना के कैसे टेक्नोलॉजी का लाभ किसान को मिले, इसका मार्ग प्रशस्त किया गया है। प्राकृतिक खेती लोगों के स्वास्थ्य को भी उत्तम बनाएगी और धरती का स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। ये आम आदमी का बजट है जिसमें गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों की जिंदगी में खुशहाली लाने का प्रयास किया गया है। इस बजट में नई शिक्षा नीति को जमीन पर लागू करने के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है और कोविड काल के बाद देश में हेल्थ एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट तो देश के इस आर्थिक बजट को लेकर के मध्य प्रदेश के भीतर से भी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री का इस पर क्या कहना है, जरा वो आपको दिखाते हैं। देवड़ा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, पूरे बजट पे युवा, बेरोजगार, किसान और महिलाओं पर फोकस रहा है। बजट कैसा बिल्कुल आप जो कह रहे हैं वो मैं इससे सहमत हूं कि यह युवाओं के लिए, किसानों के लिए, सभी के लिए बहुत बेहतर बजट है और इन सब बातों का ध्यान भारत सरकार ने बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत करते हुए किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर सर बात करें तो 60 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार देने की बात कही। इतने बड़े संकट, कोरोना के संकट के बावजूद भी सरकार ने इस बात का ध्यान रखा है कि 60 लाख युवाओं के लिए नई नौकरियां सृजित करने का जो प्रावधान किया है, यह बहुत बड़ा काम किया है। किसानों के लिए भी बड़ी सौगातें यहाँ पे दी गई हैं। बिल्कुल स्वागत योग्य है। मैं बधाई देना चाहता हूं भारत सरकार के वित्त मंत्री जी को। सर, सबसे ज्यादा फोकस अब डिजिटल इंडिया में डाक पोस्ट की भी अगर बात की जाए तो इसके लेकर भी जो है बात कही गई है वित्त मंत्री की तरफ से। बिल्कुल धीरे धीरे टेक्नोलॉजी की ओर हमारा देश आगे बढ़ रहा है, नौजवान हमारे आगे बढ़ रहे हैं और वास्तव में इस दिशा में कदम बढ़ाया है, तो ये स्वागत योग्य कदम है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप जो कह रहे हैं ठीक है। युवाओं की बात करें सर, विकास कार्य, सबसे ज्यादा विकास कार्य पे फोकस किया गया। 25,000 किलोमीटर से अधिक की जो है सड़कों का निर्माण किया। अधोसंरचना का ध्यान बहुत विशेष रखा है ताकि मुझे लगता है कि डेवलपमेंट इससे होगा, विकास इससे होगा, हमारी कनेक्टिविटी बढ़ेगी और रोजगार भी इससे उपलब्ध होंगे। 44,000 करोड़ का, उनमें 44,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से। और रक्षा के लिए भी 25% बढ़ाया है बजट, देश की रक्षा के लिए। ये बड़ा काम इस बजट में हुआ है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बेहतरीन जो है एक बजट बताया है और उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि युवा वर्ग, किसान, महिलाओं पर जो है सबसे अधिक फोकस इस बजट पे किया गया है और उनका ध्यान रखा गया है। कैमरामैन सुनील वर्मा के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया न्यूज भोपाल। तो आपने खास बातें सुनी है, लेकिन जरा बजट की जो बड़ी बातें हैं जरा वो आपको दिखाते हैं। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी 2022 में, ये इस बात में ये साफ होता है और 5G सर्विस में अपार रोजगार की संभावनाएं हैं। इस बात को आधार बनाते हुए इसको आगे बढ़ाया गया। लेकिन क्या और बड़ी बातें हैं जरा वो भी आपको दिखाते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर राज्यों के साथ मिलकर के
काम किया जाना है और इसको लेकर के आगे तेजी के साथ कदम बढ़ाने हैं। वहीं बिल्डिंग लॉ, टाउन प्लानिंग के नियम को आधुनिक सरकार के द्वारा करने की तैयारी भी है और इसके लिए फोकस इस पर भी रहा है। वहीं कहां कहां नजर गई है सरकार की, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। SEZ नए कानून से इंडस्ट्रियल हब में अब वो बदले जा सकेंगे और साथ ही साथ चिप लगे ई पासपोर्ट अब जारी किए जाएंगे। तो यानी कि ये एक तकनीकी रूप से कदम आगे बढ़ने की कोशिश की गई है। और साथ ही साथ बजट में और किन बातों का ध्यान रखा गया, जरा वो भी आप देखिए। सरकारी दफ्तरों में ई बिल सिस्टम अब शुरू किया जाएगा और अभी तक आपने देखा था कि बिलों को जो है ऑफलाइन माध्यम से या जो है हार्ड कॉपी के जरिए दिया जाता था, लेकिन अब उसको चेंज किया जाएगा। बजट में केन बेतवा लिंक परियोजना का इसमें जिक्र भी किया गया है, यानी कि इसका जिक्र बजट के अंदर शामिल हुआ है। केन बेतवा परियोजना से सिंचाई में किसानों को बहुत हद तक आसानी होगी, राहत मिल पाएगी और वहीं किसानों को डिजिटल सर्विस देगी सरकार। यानी कि तकनीकों के साथ किसानों को जोड़ने का जो एक प्रक्रिया शुरू की गई है उसको अब आगे तेजी के साथ बढ़ाने की कोशिश है। आत्मनिर्भर भारत के लिए PLI को अच्छा रिस्पांस मिला है और जाहिर तौर पर इस रिस्पांस के बाद इन्हीं पर आगे बढ़ने की कोशिश भी है। वहीं PM आवास योजना पर 48,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और हर शख्स के पास अपनी खुद की छत हो, इसको सुनिश्चित किया गया। पोस्ट ऑफिस और बैंकों को जोड़ा जाएगा और ये बेहद महत्वपूर्ण इसमें कदम सरकार का माना जा रहा है। तो नल से जल योजना के लिए 60,000 करोड़ रुपए जो कि अलग से दिए गए हैं और ताकि हर घर तक पानी की उपलब्धता हो पाए। PM ई विद्या योजना का विस्तार होगा और जाहिर तौर पर कोरोना संक्रमण के बाद हमने देखा कि ऑनलाइन सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए, खासकर के एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए कोशिश की जा रही है। वहीं केमिकल मुक्त खेती पर भी जोर दिया जा रहा है और PPP मॉडल से रेलवे का विस्तार किया जाएगा। और चलिए जरा तकनीकी पहलुओं को जरा समझ लेते हैं और सबसे पहले जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ धीरे धीरे करके खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हमारे साथ राजेश सोलोट हैं जो कि CA हैं। जरा उनसे समझ लेते हैं तकनीकी रूप से इसको। राजेश जी, किस तरीके से देखा जाए, देश का बजट सामने आ चुका है, अब लोगों के जहन में ना सबसे पहले बजट आने के तुरंत बाद से ये शुरू हो जाता है कि साहब इससे हमें क्या मिला है, इससे हमें कितना फायदा पहुंचा है, अब इससे सस्ता क्या होगा, महंगा क्या होगा। सर, कुल मिलाकर के अभी जो मोटी मोटी चीजें हैं जरा वो आप दर्शकों को बताइए एक बारी। राजेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? राजेश जी अपनी बात रखिए जी। थोड़ी कम आ रही थी आवाज आपकी। हाँ ठीक है, मुझे सुन पा रहे हैं ना। मेरा सवाल आपसे सर ये है कि अब मोटे मोटे तौर पर बजट सामने आ चुका है, बजट को लेकर के एक आम नागरिक के तौर पर उनको क्या हासिल हुआ है, क्या उनको मिला है, या ये जरा थोड़ा सा बताइए, समझाइए। सर देखिए, आम आदमी के हिसाब से बहुत ज्यादा राहत नहीं है इस बजट में। आम आदमी जो है ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि इनकम टैक्स स्लैब बढ़ेगी, 5 लाख तक इनकम टैक्स जीरो हो जाएगा, 5 लाख से 10 लाख तक 10% टैक्स लगेगा, ऐसी उसको उम्मीद थी। धारा 80C में डिडक्शन की उम्मीद थी। जो आम आदमी यानी सैलरीड एम्प्लॉय है सर, उसके स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी की उम्मीद थी। कोविड में उसके जो खर्चे हुए हैं बहुत ज्यादा, कोविड बीमारी को लेकर, उस पर कोई डिडक्शन मिल जाए वन टाइम, इसकी भी उम्मीद थी। तो ये सब निराशाजनक रहा है सर आम आदमी के हिसाब से बजट। ठीक है, अब सस्ता महंगा हम ये भी देखते हैं सबसे, उसके बाद ना ये आकलन शुरू हो जाता है कि क्या क्या चीजें, क्योंकि जो गृहिणियां हैं, जो आम नागरिक हैं, वो ये सोचने लगते हैं कि अब इसका असर तो होगा, अब चाहे वो महंगे के रूप में हो सामानों के या फिर सस्ते होने के रूप में हो। तो अब इसके बाद ये बहुत सारी चीजें स्पष्ट होने लगी हैं। अभी तक कुछ समझ में आ रहा है, साफ हो रहा है कि क्या क्या चीजें आम लोगों के ऊपर असर पड़ती हुई नजर आएंगी, क्या चीजें सस्ती, क्या चीजें महंगी। राजेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं? सर फिर से बोलिए थोड़ा। ठीक है, मैं राजेश जी एक बार फिर से अपना सवाल दोहरा देता हूं। अच्छा, हम इस बजट को, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि आर्थिकी को मजबूत करने के लिए बजट के अंदर बहुत सारे पहलू जोड़े जाते हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण के दौर के बाद जब ये बजट पेश होता है, आपको लगता है कि इससे बहुत हद तक जो आर्थिक क्षेत्र में मजबूती मिल पाएगी, छोटे व्यापारी हैं उनको मजबूती मिल पाएगी? सर देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत सरकार ने
कोविड को बहुत अच्छे से फाइट किया है। देश को डबल वैक्सीन लग चुकी है सर, लगभग पूरे देश को। इसके लिए मैं भारत सरकार को बधाई भी देना चाहता हूं, क्योंकि यदि हमारा देश बीमार हो जाता तो इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा विपरीत असर आता। लेकिन कोविड को अच्छे से हैंडल करने के कारण अब हमारी इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ेगी। परंतु एट द सेम टाइम सर, भारत सरकार के सामने एक चुनौती है कि हमारी इकोनॉमी कहीं के शेप की तरह डेवलप नहीं हो जाए। के शेप का मतलब होता है सर, के अल्फाबेट की दो डंडी होती है, एक ऊपर जाती है एक नीचे। तो ऊपर की डंडी इंडिकेट कर रही है सर कि जो लार्ज कैपिटल फर्म्स हैं, लार्ज कॉरपोरेट्स हैं, या जो आईटी फर्म्स हैं, आईटी इनेबल्ड सेक्टर है, वो तो सर बहुत तेजी से रिकवर कर रहा है और बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा। लेकिन सर जो के अल्फाबेट की नीचे की डंडी है सर, वो आम जनता की डंडी है, एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज या बिजनेसमैन की डंडी है सर वो। और वो डंडी ये बता रही है कि उनकी ग्रोथ जो है वो बिल्कुल नहीं हो रही है, उनकी जेब खाली हो चुकी है, चाहे वो महंगाई के कारण हो, चाहे वो सरकार के जो टैक्स पोर्टल्स हैं, इनकम टैक्स और जीएसटी पोर्टल, वहां पर लगातार उनसे लेट फीस के नाम पर, पेनल्टी के नाम पर पैसा वसूला किया जा रहा है। आरओसी की साइट हो, वहां से भी लगातार पैसा वसूल किया जा रहा है। तो उनसे इसी प्रकार से जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं या बैंक्स हैं, उनके द्वारा हैवी चार्जेस जो हैं उपभोक्ता से वसूले जा रहे हैं। तो इस कारण उनकी जेबें बिल्कुल खाली हो गई है सर, उनका परचेजिंग पावर खत्म हो चुका है, जो कि एक प्रकार का काला धब्बा हम देख सकते हैं पूरे कैनवास पर। ठीक है, यानी कि ये एक कुछ चैलेंजेस भी सरकार के सामने बने हुए हैं। लेकिन इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, अर्थशास्त्री डॉक्टर तपेश चंद्र गुप्ता हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। तपेश जी, बहुत स्वागत है आपका। आप जरा जल्दी से एक रिएक्शन में आपसे लेना चाहता हूँ। मोटे मोटे तौर पर आपने बजट देख लिया, और बजट देखने के बाद आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर क्या है? आप लोग जो हैं और सैलरीड क्लास जो लोग हैं वो इस बजट से बेहद उम्मीदें लगाए बैठे थे, जिसका जिक्र राजेश जी ने भी किया कि इसमें जो टैक्स स्लैब को लेकर के बड़े बदलाव, और ये कहा जा रहा था कि 5 लाख तक की आय वाले जो लोग हैं उनके लिए कुछ राहत और इसमें नजर आ सकती है, लेकिन ऐसा कुछ संभव होता हुआ नजर नहीं आया। आपके लिहाज से इस बजट में क्या खास रहा है? विगत 40 वर्षों से बजट को देखते समझते उसकी समीक्षा करते आया, पर यह एक ऐसा बजट आया है जिसकी समीक्षा करने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। यह सिर्फ निराशाजनक ही नहीं, बहुत दुखद है। स्थिति यह है कि जिन शासकीय कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने, निजी क्षेत्र के लोगों ने अपने एक महीने की तनख्वाह दी, कोरोना काल में संकट में आपके साथ जुड़ के खड़े हुए, उसे आपने किसी प्रकार की कोई राहत नहीं दी। उनको महंगाई इतनी बढ़ गई, उसके बाद भी उनके मरने वाले डीए पर भी किसी प्रकार की छूट और रहम देने की आपने नहीं सोची, स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट देने की नहीं सोची। वहीं पे कॉर्पोरेट टैक्स को 18% से घटा के आप 14% कर रहे हैं। और ऐसी कौन सी योजना लाए हैं जिससे कि प्रत्यक्ष रूप से आम मध्यम वर्गीय लोगों को लाभ मिल रहा है? ना तो किसान को सीधा लाभ मिल रहा है, ना ही मध्यम वर्ग को लाभ मिल रहा है। हर चीज में उंगली तिरछी करके लाभ देने का मतलब क्या है? अनावश्यक रूप से अर्थतंत्र को जटिल बनाने की कोशिश है। आपको खुद को समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरों को भी समझ नहीं दे रहा है। एक बात बताइए, कौन प्रतिक्रिया अच्छे से दे रहा है खुल की? कोई अर्थशास्त्री इसमें अच्छी प्रतिक्रिया नहीं दे सकता सर। स्थिति यह है कि ऐसा उलझाव के दे रहे हैं कि कोई खाना खाने के लिए आया तो थाली में कोई खाना ना दिखे। मतलब स्थिति यह है सर कि हम आपको भी टैक्स दे दें, उसके बाद में तुम साल 2 साल में मंगो, आज बाढ़ आ गई, आज सूखा पड़ गया, आज कोरोना आ गया, हर बार 1 महीने की तनख्वाह भी ले जाओ और 3-4 महीने की तनख्वाह अलग रख लो। ये तो बहुत दुखदायी की स्थिति हो गई। मतलब आदमी जीवन जिएगा कैसे? मतलब आप इतना कर मांग रहे हैं कि हम कर से चोरी करने की आदत सीखें, क्योंकि जो व्यापारी हैं वो देखिए साहब, कोरोना काल में लॉकडाउन था तो जीएसटी सबसे ज्यादा वसूली हुई और व्यापारी रो रहे हैं कि हमारा माल नहीं बिका। माल नहीं बिका तो जीएसटी कैसे आई? पहले आप जीएसटी चोरी करते थे, जब लॉकडाउन हो गया चारों तरफ नाकेबंदी हुई तो चोरी नहीं हो पाई, उसमें कसावट नहीं हो रही है। आपने बैंक की सिक्योरिटी टाइट नहीं की और पोस्ट ऑफिस की व्यवस्था को बैंकिंग व्यवस्था में ढकेल दिया। अच्छा, इसके बाद ना एक के बाद एक, क्योंकि बजट पेश होने के बाद लगातार नेताओं की प्रतिक्रियाएं, चाहे वो सरकार की तरफ से हो चाहे वो विपक्ष की तरफ से हो। अब सरकार की तरफ से जो लोग हैं ना, उनका ये कहना है कि कृषि क्षेत्र में बहुत हद तक, आपने किसानी का भी जिक्र किया, तो उनका ये कहना है कि कृषि क्षेत्र में मजबूती और तकनीकों को किसानों के साथ जोड़ करके, कृषि क्षेत्र के साथ जोड़ करके इसमें इंफ्रा के अंदर बदलाव लाया जाएगा। हाँ, नहीं, जब तकनीकी ज्ञान हो, शिक्षा हो, तब तो आदमी कर पाएगा। हाँ,
आज आपने मोबाइल सबके हाथ में दे दिया। कोरोना आया तो कॉलेज के प्रोफेसर टीचर तक ऑनलाइन क्लासेस ले नहीं पा रहे थे। तो आप तकनीकी ज्ञान का कितना अभाव है देश के अंतर्गत। ऐसे अचानक इंस्ट्रूमेंट मत फेंकिए साहब, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और ये सब चीजें मत फेंकिए। आप उसके प्रशिक्षण की व्यवस्था की है क्या कहीं? नई टेक्नोलॉजी नहीं दी पर उसके प्रशिक्षण की व्यवस्था। ये वही शिकायत आएगी सर जो कोरोना के समय इन्होंने वेंटिलेटर भेजा, ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्र में जाने के बाद नहीं चला क्योंकि लोगों के पास तकनीकी ज्ञान नहीं था। तो ऐसी चीजें क्यों करना, एक सीढ़ी से एक एक करके चले ना सर। आप दे रहे होंगे जानकारी अच्छी, पर उसकी ज्ञान का उपयोग करने वाला कोई है? कोई इसको ऑपरेट नहीं कर पा रहा है, कोई इसको समझ नहीं पा रहा है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी मत डालिए। ठीक है, पोस्ट ऑफिस से पैसा चोरी हो जाएगा लोगों का सर। जब पढ़े लिखे लोग बेवकूफ बन के पैसा निकाल ले रहे हैं तो उन ग्रामीण किसानों का क्या हाल होगा? चलिए ठीक है, मैं वापस इस पर आता हूं तपेश जी, मैं वापस इस पर आता हूं। मैं जरा इस पर और बारीकी से आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन राजेश जी को एक बार फिर से जरा मैं जोड़ रहा हूं। राजेश जी, अब बड़ा सवाल यह है कि जीएसटी कलेक्शन को लेकर के, जो कि तपेश जी भी इसको लेकर के सवाल उठा रहे हैं, तो जीएसटी कलेक्शन में जब ये कहा जाता है कि जीएसटी कलेक्शन बड़ा अच्छा हो रहा है, तो यानी कि इसका मतलब तो ये भी है कि बिक्री बहुत अच्छी हुई है, लेकिन व्यापारी एक तरफ कह रहे हैं कि हमारे तो सामान ही नहीं बिक रहा है साहब। तो बिक्री कैसे और जीएसटी कलेक्शन इतना ज्यादा कैसे फिर? राजेश जी, इस पर सर्वे करिए आप लोग तो पता लगे। जी सर, आवाज आ रही सर? बिल्कुल बिल्कुल, बताइए सर। सर देखिए, ग्राउंड रियलिटीज का जब हम सर्वेक्षण करते हैं तो हमें पता लगता है कि सर ऑनलाइन बिजनेस की वजह से जो आम आदमी है, आम व्यापारी है, उसका व्यापार ठप हो चुका है सर। यानी कि जो मोहल्लों में, कॉलोनियों में जो दुकानदार होते थे पहले, किराने के व्यापारी या दूसरे अन्य व्यापारी, उनका कोई व्यापार नहीं हो रहा है। ऑनलाइन बिजनेस की वजह से हो रहा है, बिग कॉर्पोरेट्स की वजह से हो रहा है। और मैं समझता हूं कि जीएसटी कलेक्शन बहुत अच्छा हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। 1,48,000 करोड़ रुपया जनवरी में रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ है और वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन उस कलेक्शन में सर कहीं न कहीं पेनल्टी और लेट फीस का भी बड़ा योगदान है, जो कि कम होना चाहिए। कोई अपर लिमिट फिक्स नहीं करी सर इन्होंने। यदि कोई डिफॉल्ट हो रहा है तो पर डे पेनल्टी बढ़ती जा रही है, उसकी कोई अपर कैप नहीं है। जरा सी गलती हो जाए व्यापारी की तो वो अपना कंप्लायंस में लगा रहे या व्यापार करे। तो ऐसी स्थिति में सर ये एक प्रकार का अन्याय हो रहा है व्यापारियों के साथ, जिस पर सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। अच्छा, यहाँ इस बजट के आने के बाद व्यापारी वर्ग को लेकर के, क्योंकि आप तो लगातार उनसे जुड़ाव भी रहता है, तो टैक्सेशन हो या जीएसटी फाइल करने को लेकर के हो, ये अभी तक परेशानियां, कुछ संकट पहले के मुकाबले थोड़ा सा कम हुआ है क्योंकि कई बार मीटिंग भी हो चुकी है और एक समय भी हो चुका है जीएसटी कलेक्शन का। तो क्या अभी तक व्यापारियों के दिमाग से, जो शुरुआत में कहा जा रहा था कि जीएसटी तो एक तो ये जंजाल है, ये समझ नहीं आ रहा है, तो क्या धीरे धीरे चीजें बदल पाई हैं? बिल्कुल सर, धीरे धीरे सिंप्लीफिकेशन की ओर अपन बढ़ते जा रहे हैं, पर अभी भी जो स्पीड की एक्सपेक्टेशन है वो तेजी से, स्पीड से काम होना चाहिए सर। क्योंकि अनेक प्रकार के नोटिसेस व्यापारियों को मिल रहे हैं और जो पुरानी पेनल्टी कंप्यूटर गिन देता है सर, जब तक वो भरते नहीं है रिटर्न फाइल नहीं होता है। तो इस तरह के जो कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं की जा रही है सर। आप ये पेनल्टी भरो जो पोर्टल पे दिख रही है, तभी आपका रिटर्न सबमिट होगा। तो इस प्रकार के जो काम हो रहे हैं सर, ये मैं समझता हूं कि लोकतांत्रिक नहीं है ये व्यवस्थाएं। ठीक है, जरा मैं तपेश जी को जोड़ लेता हूं। तपेश जी, अब ये बड़ा सवाल उठता है क्योंकि हम कोरोना संक्रमण के दौर से जब बाहर निकले, और अभी भी हालांकि संक्रमण तो चल ही रहा है तीसरी लहर के दौर का, तो आपका अनुमान क्या कहता है? क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण में भी उस बात का इशारा किया गया था, ये कहा गया था कि अब हम थोड़ा सा पहले के मुकाबले बेहतर होने की दिशा में हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जो स्थितियां इस वक्त बाजार की नजर आती हैं, उनका दबाव क्या रहेगा भारत के ऊपर? क्या हम उतना मजबूती के साथ अपने जो मध्यम वर्गीय जो सेक्टर हैं उनको उतना डेवलप कर पा रहे हैं, उनको मजबूती दे पा रहे हैं? बजट में उनका कितना प्रावधान? हालांकि आप तो नाखुश नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या आगे के संकेत क्या है? अर्थव्यवस्था उठ पाएगी? खुश होने की बात नहीं है। बात यह है कि आपने ऐसा दिया क्या? एक बात बताइए, नेता लोग वेतन और भत्ते बढ़ा है अपना और उस पर टैक्स नहीं देते। जब उनको टैक्स नहीं लग रहा है तो आम लोगों से टैक्स लेके ऐसा परेशान क्यों कर रहे हैं? और महंगाई भी बढ़ी है। आखिर आदमी अपने उस तनखे से उतना पैसा दे देगा तो उसकी पूर्ति कहां से करेगा?
और पूर्ति करेगा मतलब यह है कि वो चोरी करेगा। तो आदमी के कर चोरी करने की मनोवृत्ति पैदा क्यों होने दे रहे हैं आप? आपको चाहिए ईमानदारी की। एक बात बताइए साहब, इनकम टैक्स आप और हम इतना हल्ला करते हैं, इनकम टैक्स की स्ट्रक्चर पर कितना पैसा खर्चा होता है और उसमें कितना पैसा कलेक्ट होता है, इसका कंपेयर कर लीजिए। आपको पता चलेगा कि ये घाटे की व्यवस्था है। आप पता कर लीजिए, आरटीआई निकलवा लीजिए आप। आपने कितना टैक्स खरीदा और कितना तो इनकम टैक्स अफसर जो रिटायर हो गए 35 लेके ऊपर तक, और उनको जो पेड हुआ है 5 साल का और 5 साल का ये कलेक्शन बराबर आपको मिल जाएगा। तो ऐसी चीजों को किसी को पोषित करने के लिए सफेद हाथी की तरह पाल के क्यों रखें? आप तुलनात्मक करिए। आप व्यापारिक दृष्टिकोण रखना है, जीवन व्यापारिक दृष्टिकोण का नहीं होता। चलिए, हालांकि सरकार की तरफ से संकेत तो दिए गए हैं तपेश जी के कुछ टैक्स रिफॉर्म लाने की जरूरत भी है और उस पर सरकार विचार कर रही है, लेकिन कब आप वही सवाल वही है कि आखिर कब तक, क्योंकि कई बजट अब तक पेश हो चुके हैं, लेकिन टैक्स रिफॉर्म, क्योंकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा टैक्स के, बिल्कुल जाहिर तौर पर बड़ा अच्छा आपने सुझाव दिया और बड़ा वाजिब सवाल भी है आपका। और इसी के साथ खैर समय थोड़ा सा कम है, बहुत शुक्रिया दोनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन मेक इंडिया पर जब जोर दिया जा रहा है, गरीबों के लिए उत्थान के जब काम किए जा रहे हैं, तो सवाल यहां पर यह उठ रहा था कि एक तरफ से उठा करके अगर आपने दूसरे मत में दे दिया तो आम लोगों के लिए, जो टैक्स पेयर हैं, उनके लिए आपने क्या किया, और मध्यम वर्गीय जो परिवार से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए आपने क्या किया। खैर बहुत शुक्रिया दोनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन यहां पर हमने कुल मिलाकर के बजट से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण चीजों को हमने समझा है, देखा है, और आपको भी ये समझ में आया होगा कि कैसे मध्यम वर्गीय परिवार से लेकर के किसान और छोटे छोटे जो व्यापारी हैं उनकी क्या क्या परेशानियां हैं, और चाहे वो जीएसटी कलेक्शन को लेकर के हो, जीएसटी से जुड़ी हुई परेशानियों को लेकर के हो, क्या उसका समाधान हो पाया है, और आने वाले समय में इसको लेकर के जब टैक्स रिफॉर्म की बात जब सरकार कर रही है तो सवाल यही है कि आखिर कितने समय और इस पर लगेगा, कितना समय और आम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। खैर मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन आपका क्या कहना है, आपको क्या लगता है इस बजट को लेकर के, आप देख रहे होंगे। फिलहाल पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।